हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट 2022 एंड 23 एंड यूपी टेट 2022 एंड 23 एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि सी टेट 2012 नवंबर में आए थे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और ये क्वेश्चन सभी यानी कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं सी टेट में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा लिखना। जो होता है ये सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेकंड में दिया गया है किशोर का अनुभव, किशोर डैश दिया गया है का अनुभव कर सकते हैं। फर्स्ट दिया गया है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, दूसरा आत्मसिद्धि के भाव, तीसरा जीवन के विषय में परितृप्ति और दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार। तो देखिए जो किशोर होता है मतलब इस समय जो उसकी अनुभव करने की जो माइंड में चलता रहता है वो दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार, मतलब नई चीज़ों के बारे में कि कैसे पैसे कमाएं या फिर क्या चीज़ें करें, मतलब नई नई चीज़ें उसके मन में आता है। तो ये दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ठीक, एंड थर्ड देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया गया है डिस्कैल्कुलिया, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है डिस्ग्राफिया और डिस्थीमिया। यहाँ पे डिस्ग्राफिया है, ये आपका क्या है डिस्ग्राफिया, ये ग्राफिया बना लीजिएगा। ठीक, ये डिस्ग्राफिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ये आपका है, ये आप चेंज कर लेना, ये डिस्ग्राफिया लिखा गया है। ठीक, डिस्ग्राफिया, ये आपका डिस्ग्राफिया है। क्लियर है, कहीं पे टाइपिंग में अगर मिसिंग हो गई है तो आप लोग ध्यान दे देना। ठीक है, मैं उसको बता दे रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है आंशिक पुनर्बलन डैश वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। और थर्ड है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। और फोर्थ है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा थर्ड, यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, अब आंशिक पुनर्बलन के बारे में थ्योरी आप अच्छे से, यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और चैप्टर वाइज डिस्कशन जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद आपको आई थिंक एक हफ्ते के अंदर ही आपको चैप्टर वाइज भी पूरी थ्योरी प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइज। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे प्रतिभाशाली विद्यार्थी, पहला दिया गया स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, दूसरा दिया गया अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, थर्ड दिया गया अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं और फोर्थ दिया गया है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ये हो जाएगा कि शिक्षकों से स्वतंत्र मतलब अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया है वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। पहला दिया गया प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता करना। और देखिए सबसे पहले मैं बता दूं वाइगॉत्स्की ने जो थ्योरी दी थी वो उन्होंने ये बताया था कि बच्चा सामाजिक चीज़ों मतलब मिलजुल कर बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, तो और दूसरा दिया गया है सेकंड पॉइंट बच्चे उन बच्चों की संगत में सशक्त रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक उनसे बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ये तो बिल्कुल गलत है। सहयोगात्मक समस्या समाधान मतलब एक दूसरे से पूछ के समझना पूछना, तो ये आई थिंक बेटर ऑप्शन है। और फोर्थ में दिया गया प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेस्ट ये हो जाएगा थर्ड, यानी कि थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 7। इसमें दिया गया है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं।
पहला है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन और प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण इन चरणों का सही क्रम है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑर्डर किस तरीके से रहेगा। तो 7th का जो ऑर्डर होगा ये आपका होगा 3 4 2 1, मतलब 3 में पूर्व प्रक्रमण, 4 में श्रेणीक्रम इन चरणों का 3rd। और यहाँ पे एक चीज़ इसमें मिसप्रिंट हो गया, एक पॉइंट और यहाँ पे श्रेणीकरण, मतलब ये आपका राइट आंसर 4th हो जाएगा। मतलब पहले 3rd आएगा यानी कि ये, फिर उसके बाद श्रेणीकरण, फिर उसके बाद प्रक्रिया चरण, फिर उसके बाद 1st। ठीक। नेक्स्ट, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो ये किस टाइप का विकार है? ये जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सिया विकार, डिस्मोर्फिया विकार और डिसलेक्सिया। तो देखिए जब पढ़ने संबंधी या किसी अक्षर को समझने में दिक्कत आती है तो ये कौन सा विकार माना जाता है? डिसलेक्सिया बोला जाता है। क्लियर है? एंड 9 नंबर देखेंगे, इसमें बोला गया है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, पहला दिया गया लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, अधिक उच्च बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। 3rd, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनमें पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। और 4था है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्ध वाले बच्चों में पाई जाती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये इस टाइप की निर्योग्यता जो होती है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, यानी कि राइट आंसर आपका ये 3rd हो जाएगा। क्लियर है? 10 नंबर देखेंगे, इसमें दिया गया है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना, ये पहला बिल्कुल गलत है। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, ये भी गलत है। फिर उसके बाद 3rd दिया गया बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात हो रही है, ये भी गलत है। आवासीय विद्यालय खोलना, इसका राइट आंसर जो होगा 4th हो जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे ये देखते हैं 4th क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। ऐसा तो कुछ बात नहीं रहती। दूसरा, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करना, ये भी गलत है। 3rd है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना, ये भी तरीका गलत है। और 4th है शिक्षकों द्वारा उनमें लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, मतलब उसके बारे में जानकारी लेना और उसके प्रति प्रॉपर तरीके से मतलब कार्यवाही करना जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ठीक। 12 नंबर देखेंगे, 12 में दिया गया है शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का उचित स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। दूसरा, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुपालन करता है। और तीसरा है यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है और यह हाथ में लिए गए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा 1st, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय समय का जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों का समावेशन और अभिभावकों का समावेशन, यहाँ पे मतलब ये कुछ इस तरीके का है कि मतलब जो पोर्टफोलियो के समय सामग्री का चयन करते समय किन का रहना जरूरी होता है। तो इस समय जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे विद्यार्थियों का होना और समावेशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक। 14 देखेंगे वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। पहला है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास और निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो 14 राइट आंसर हो जाएगा 4th, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, ये राइट आंसर 4th हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 15 में दिया गया है शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को
विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो और उनमें पूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने और मुक्त खेल के लिए समय देने। चौथा है सृजनात्मक चिंतन के लिए सीमित अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट हो जाएगा कि जब विद्यार्थी स्वयं में कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करने के लिए, मतलब विद्यार्थी इस कंडीशन में समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाया जा सकता है। ठीक, 16 देखेंगे। 16 में दिया गया है, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि फर्स्ट, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। और दूसरा है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। और थर्ड दिया गया है कि विद्यार्थियों में भिन्न भिन्न विषयों के क्षेत्रों में विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना। और चौथा है कि पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 16, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने में अवसर दिया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लेंदी दिए गए हैं। फिर 17 देखेंगे, सफल समावेशन को निम्नलिखित आवश्यकता होती है सिवाय, ये आपका पृथक्करण है, ये आपका क्या है? पृथक्करण है। यहाँ पे इस तरीके से है पृथक्करण। दूसरा है अभिभावकों की भागीदारी। तीसरा है क्षमता संवर्धन और संवेदनशील बनना। तो इसका राइट आंसर होगा सफल समावेशन को निम्नलिखित आवश्यकता होती है किसकी? पृथक्करण की। यहाँ पे ये पृथक्करण है। ठीक। 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम की विशेष चिन्हित है? पहला है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। तीसरा, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है और समस्या मौलिक होती है। तो 18 राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ठीक। 19 देखेंगे। 19 में दिया गया है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो 19 आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मेरा परिवार। दूसरा दिया गया मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो आपको ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, मेरा परिवार। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें दिया गया है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। और दूसरा, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुननी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो 20 राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ जो है बेस्ट ऑप्शन है। ठीक। 21 देखेंगे, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो ये भी गलत है। फर्स्ट आपका गलत है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारते समय बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक को थकाने वाला होगा। ये भी गलत है, ऐसा कोई नहीं। त्रुटियों को ध्यान देना जरूरी होता है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों ने तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। तो ये भी गलत है। चौथा है, यदि एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह संकेत करता है कि शिक्षकता की व्यवस्था असफल है। तो आई थिंक यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे, ये फोर्थ ही लग रहा है कि यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने अगर योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में क्या है? असफल है, मतलब वो पढ़ा नहीं सकता है। ठीक है। फिर अगला है कि मोनिका जो कि गणित शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है कि राधिका से जो कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है और जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मतलब एक लड़की से पूछ रही है तब तो एक बार पूछती है और नहीं बताती है, तुरंत दूसरे बच्चे पर चले जाती है। जब लड़के पे आती है तो बच्चा मतलब उससे महसूस होता है कि मोहन उत्तर देने में संघर्ष कर रहा है, मतलब उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने प्रश्नों के शब्दों को बदल देती है, मतलब कि थोड़ा सा अलग तरीके से पूछती है। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति, यानी जो टीचर है उसकी यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? ये पूछा गया 4 ऑप्शन में कि अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, बिल्कुल ये भी नहीं है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ा दे रही है और राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है, ये भी गलत है। इस तथ्य में पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो टीचर यहाँ पे लड़के को ज़्यादा, मोहन को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो इससे लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, यानी कि राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। 23,
एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? फर्स्ट है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, दूसरा है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, थर्ड है स्मृति, फोर्थ है अनुशासिक स्वभाव। तो इसका राइट आंसर 23 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें दिया गया है 24, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम, संकेत प्रयोजन विज्ञान, वाक्य, रूपिम। 24 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्वनिम। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप में शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, मध्यम, कम से कम, पूर्ण, उच्च। तो 25 आंसर हो जाएगा फोर्थ, ये होता है उच्च। 26 देखेंगे, इसमें दिया गया है कि बहुत बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांत निहितार्थ देता है सिवाय संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। दूसरा, बुद्धि प्रक्रम क्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। और तीसरा, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है और विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 26 राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, बुद्धि प्रक्रम क्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। 27, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, थर्ड है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां और विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो 27 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। नेक्स्ट है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उससे बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो इस कंडीशन में 28 राइट आंसर सेकेंड दिया गया है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। 29, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? फर्स्ट है बहुत सरल या कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रवृत्ति, दूसरा लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, वाह्यकारक असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। 29 आंसर आ जाएगा सेकेंड, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। लास्ट क्वेश्चन है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्ध परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आय होगी। तो यहाँ पे देखिए IQ इक्वल्स टू होता है मेंटल एबिलिटी अपन क्रोनिकल। ठीक है, तो यहाँ पे मानसिक आय, मेंटल पूछा है तो IQ कितना है यहाँ पे 16 और इंटू 100 भी होता है यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, मेंटल निकालेंगे तो ये हो जाएगा IQ हमारा दिया है तो ये हो जाएगा 75 इंटू यहाँ पे C हो जाएगा 16 अपॉन 100। तो 25 3 जा 75 और 4 जा क्या होता है 100 होता है। और ये 4 जा तो 4 3 जा 12 हो गया, यानी कि राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे CTET 2012 नवंबर में जो पेपर आया था उसके 30 क्वेश्चन। इसी तरीके से आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं CTET के, इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और UP TET की भी इस तरीके से मैंने स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग अगर इस टाइप की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा, जिसमें UP TET और CTET की सभी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि इस टाइप की वीडियो सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।